Jungle. So hello everyone, welcome to Edify. This is our third video in this channel and this is related to atoms and molecule. इस वीडियो को देखने के बाद हम लोग इस चैप्टर को लगभग 80% कंप्लीट कर लेने वाले हैं और बचा हुआ 20% आप बोल सकते हैं कि अगली वीडियो में आने वाला है. दैट विल बी बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स. तो आइए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो जो आज के फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं दैट विल बी अ वेरी बेसिक थिंग जो हम लोग पहले भी कर चुके हैं. एलिमेंट्स एंड कंपाउंड बेसिक है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. बिना इनके डिफरेंस को समझे हुए हम लोग इस चैप्टर में आगे प्रोसीड नहीं कर सकते. सो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. तो सबसे पहला डिफरेंस इनके डेफिनेशन में हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है. दैट इज एलिमेंट is considered to be a pure substance made of one kind of atom. and वहीं हम लोग कंपाउंड में जाते हैं तो it is also called a pure substance but made of one or more than one kind of element. बहुत बेसिक चीज़ हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि जो एलिमेंट्स है यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये बिल्कुल एक ही तरह के एटम से बनी हुई है. मतलब एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक घर का एग्जाम्पल ले सकते हैं. एक घर को जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें इस्तेमाल की जाने वाली ईंट ब्रिक्स को हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि उस पूरे घर में एक ही तरह का ब्रिक्स इस्तेमाल किया जाता है, ईंट. ठीक. अब वो ब्रिक बिल्कुल एक एटम के जैसे हैं कि किसी भी एलिमेंट का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी एलिमेंट. ठीक है. तो एग्जाम्पल ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के जब हम लोग एटम्स को देखते हैं, मान लीजिए एक डब्बे में ऑक्सीजन की गैस है तो वहाँ पर जो एटम्स होगी वो बिल्कुल ही आपस में एक जैसी होगी. सिर्फ दिखने में नहीं और प्रॉपर्टीज़ में भी. जैसे ऑक्सीजन का एक प्रॉपर्टी होता है कि इट सपोर्ट्स बर्निंग. पहले हम लोग पढ़े होंगे क्लास 7-8 में पढ़े होंगे हम लोग पहले भी. तो ऑक्सीजन का ये जो प्रॉपर्टी है दैट इट सपोर्ट्स बर्निंग. तो ऑक्सीजन हमको चाहे इस रूम में मिले, कहीं और मिले, आउट ऑफ दिस यूनिवर्स मिले, आउट ऑफ दिस अर्थ मिले, यूनिवर्स में कहीं और भी, उस ऑक्सीजन अगर गैस है तो उसका उस एलिमेंट का एक ये प्रॉपर्टी होगा कि इट विल सपोर्ट बर्निंग. तो सारे एटम्स का अंदर में ये प्रॉपर्टी होगी. वही हम लोग एक कंपाउंड लेते हैं तो एक कंपाउंड जिस तरह की डेफिनेशन बताता है हमें, इट इज़ मेड अप ऑफ वन और मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट्स. सॉरी, टू और मोर देन टू काइंड्स ऑफ एलिमेंट. मैंने यहाँ पर मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू, गलती से वन लिख दिया. टू और मोर देन टू काइंड्स ऑफ एलिमेंट से ये बना होता है. तो एग्जाम्पल हम लोग अगर वाटर का लेते हैं H2O, तो इसके एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम्स होंगे और एक ऑक्सीजन के एटम होगा. तो इस हम लोग मॉलिक्यूल में, इस कंपाउंड के मॉलिक्यूल में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 तरह के एटम्स हैं, अलग अलग तरह के. तो इनका प्रॉपर्टी भी अलग अलग होगा. लेकिन कंफ्यूज ना करें, डाल्टन्स की थ्योरी को हम लोग रिमेंबर करेंगे. पिछले वीडियो में है, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं. ये जो हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है, इनका जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी रहता है ये दोनों आपस में डिफरेंट है. हाइड्रोजन एज अ फ्यूल इट इज़ अ हाईली फ्लेमेबल थिंग एंड ऑक्सीजन जो होता है ये बर्निंग को सपोर्ट करता है. यानी कि दोनों बर्निंग से रिलेटेड तो है. मगर जब हम लोग H2O का एग्जाम्पल देखेंगे तो H2O डज नॉट सपोर्ट्स बर्निंग. टोटली नया प्रॉपर्टी. एक कंपाउंड का प्रॉपर्टी उसके एलिमेंट से बिल्कुल भी मैच नहीं करता. डैट इज़ डिफरेंट. ठीक है. तो इसे समझते हुए नेक्स्ट हम लोग पॉइंट पे जाने वाले हैं. नेक्स्ट डिफरेंस पॉइंट हमें ये बताता है कि एन एलिमेंट इट इज रिप्रेजेंटेड by symbols
वहीं हम लोग देखते हैं कंपाउंड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फॉर्मूला। क्या डिफरेंस होती है इन दोनों में? केमिकल सिंबल्स जो होता है हमारे लिए एलिमेंट्स के लिए, जो हम लोग लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये हमें हर एक एलिमेंट का अलग अलग होता है, ठीक है। 118 एलिमेंट्स, उनका सिंबल्स अलग अलग है। मगर अगर देखने वाली बात यह है कि 118 एलिमेंट्स का आपस में नाम, बहुत सारे नाम कॉमन होता है, मतलब नाम कॉमन नहीं लेकिन उनका इनिशियल्स कॉमन होता है। तो इसके लिखने के तरीके को किस तरह से लिखा जाता है, डिराइव किया जाता है, कौन देता है, जस्ट नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं। पर यहाँ पर देखना है कि जो एलिमेंट्स होता है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, मान लेते हैं ऑक्सीजन का हमने एग्जांपल लिया था, ऑक्सीजन को O से डिनोट किया, हाइड्रोजन को H से, वैसे अगर हीलियम रहेगा तो He से। तो हर एक को हम लोग डिनोट करते हैं उसका सिंबल से। एंड हम लोग अगर यहाँ पर कंपाउंड्स देखते हैं तो कंपाउंड्स क्योंकि बना होता है एलिमेंट्स के ऊपर, एलिमेंट्स के सिंबल्स को हम लोग कंबाइन करके लिखते हैं विथ कितने एटॉम, मतलब उस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट है, किस एलिमेंट के कितने, वो नंबर के साथ, उस चीज़ को हम लोग केमिकल फॉर्मूला बोलते हैं। यानी कि पिछले एग्जांपल में जो मैंने H2O लिखा उसमें ये 2 हाइड्रोजन का नंबर को डिनोट कर रहा है, तो ये चीज़ केमिकल फॉर्मूला हमें बताता है। और नेक्स्ट चीज़ जो हम देखने वाले, एक और डिफरेंस देखते हैं। वैसे तो हमें समझ में आ गया होगा अंतर, लेकिन एलिमेंट्स जो होता है 118 एलिमेंट्स ही हमारे पास है और नहीं है। मगर कंपाउंड्स देखें तो इन्हीं 118 एलिमेंट्स को आपस में अलग अलग रेशियो में, अलग अलग तरीके से मिला करके एंडलेस बन जाते हैं। बहुत सारे हैं, गिनती नहीं है इनका, 100-200 हम ऐसे गिनती नहीं कर सकते, ये बहुत सारे हैं। सो ये तो हो गया कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स के बीच का डिफरेंस। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कि सिंबल्स डिराइव कैसे होता है, कौन हमें सिंबल्स बना करके देता है। सो सिंबल्स डेरिवेशन में जब हम लोग आते हैं एक सिंबल्स को डेरिवेशन के लिए, तो जैसा कि मैं कह रहा था कि हम लोग मान लेते हैं कि अपने ही नाम को, जैसे कि मेरा नाम रिचर्ड है, तो रिचर्ड के फर्स्ट लेटर R जो होता है उसको मैं एज एन इनिशियल यूज़ करूँगा। उसी तरह यहाँ पर जो हमारे पास 118 तरह के एलिमेंट्स हैं उनके फर्स्ट लेटर, दैट इज़ उनके नाम के, जैसे हाइड्रोजन के लिए H, वैसे ही हम लोग उनके फर्स्ट लेटर को यूज़ करते हैं। तो एग्जाम्पल, हाइड्रोजन उसका हो गया H। पर ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है जिनका फर्स्ट लेटर H होगा, क्योंकि 118 एलिमेंट्स है और अल्फ़ाबेट तो काफ़ी कम, 26 ओनली। तो प्रॉब्लम यहाँ क्या हुआ कि फर्स्ट लेटर कॉमन हो रहा था, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हुए हमने पहले 2 लेटर को लिया। सपोज़ हम लोग पीरियोडिक टेबल के सेकेंड ही एलिमेंट को देखते हैं, हीलियम, जो कि S से स्टार्ट होता है, तो उसको लिखने के लिए H ही हमने यूज़ किया। लो डिफ्रेंशिएट तो ये हो गया। मगर अब भी बहुत सारे में कॉमन ये भी चीज़ हो रहा था, सेकंड लेटर भी कॉमन, तो क्या थर्ड लेटर लेते? तो इसके लिए एक और तरकीब निकाला गया, दैट इज़ हमने लैटिन डेरिवेशन, जहाँ से इनका नाम का डेरिवेशन हुआ है, उसमें गए और उसमें इन नाम का मतलब देखा। जैसे आयरन, आयरन का होता है लैटिन नेम फेरस, और फेरस से हमने क्या मिला? Fe, टोटली डिफरेंट IR से, IR आयरन के लिए टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट। सो ये तो हो गया इसको लिखने का तरीका। अब एक कॉमन रूल कि जो सेकेंड लेटर होती है उसे कभी भी हमें कैपिटल में नहीं लिखना है, वरना वो गलत हो जाएगा। यानी कि इसको अगर H ही लिखा ऐसे, रॉन्ग। क्या करना? सेकेंड लेटर शुड बी इन स्मॉल। आई होप आपको ये समझ में आया कैसे। और ये सारा चीज़ स्टैंडर्ड वगैरह ये कौन सेट करता है हमारे लिए? तो एक डिपार्टमेंट है IUPAC करके, जो हमें
जिसके थ्रू ये सारा चीज़ हमें मिलता है। 118 एलिमेंट का नाम, रूल्स, स्टैंडर्ड, ये सब वगैरह ये सेट करते हैं। सो आई थिंक आपको ये समझ में आया हो ये लॉजिक किस तरह से सेट करते हैं। अब जो टॉपिक है इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड वेटेज रखता है, और आइए देखते हैं, दैट इज़ एटॉमिक मास। बहुत धीरे से ऐसा समझेंगे हम लोग एटॉमिक मास होता क्या है। मास, एटॉमिक मास यानी कि एटम का वज़न। जनरली हमें ये समझ में आता है वज़न कहाँ से आता है भाई, वज़न किसी भी चीज़ के अंदर रखे हुए सब्सटेंस से आता है। जैसे एक बैग का एग्जांपल लेते हैं, हमें मार्केट जाकर के कुछ सब्ज़ी या ख़रीदने के लिए घर से हुक्म मिला, यानी कि माता जी ने हमें कहा, हमारी मम्मी ने हमें कहा कि बेटा घर मार्केट जाओ और जा कर के सब्ज़ियाँ खरीद के लेके आओ। तो हम मार्केट गए थैले लेकर, और थैले का वज़न हम लोग ज़ीरो, नेग्लिजिबल, बहुत ही कम, शून्य मानेंगे। तो जब हमने सब्ज़ियाँ खरीदी, ठीक है ना, शून्य है वज़न, उसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत ही कमज़ोर थैला। हम लोग सब्ज़ी खरीद ली, और जब सब्ज़ी खरीद के हम लोग घर वापस आए, तो जब हमने घर में बताया, हमसे किसी ने पूछा जब, तब हम बताएंगे, पूछा कि थैले का वज़न कितना है, तो हमने कह दिया 5 किलो। 5 किलो क्यों कहा? जो सब्ज़ियाँ हमने खरीदी उसका वज़न 5 किलो था, तो थैले का वज़न कितना हुआ? 5 किलोग्राम। ये सब्ज़ी के बारे में मैंने क्यों डिस्कस किया? क्योंकि यहाँ जो एटम होता है, ये हो गया उसका स्ट्रक्चर, ये एटम होता है, उसको उस थैले की तरह मान लेंगे, खाली थैला। वज़न कहाँ से आया उसके अंदर? उसके अंदर प्रेजेंट उसके एलिमेंट से। क्या है भाई एटम के अंदर? हाँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये तीनों चीज़ उससे उसका मास देता है। ये हो गया इलेक्ट्रॉन, और सेंटर में है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एक साथ रहता है। ये एक शेल के अंदर रहता है, न्यूक्लियस शेल है इसका। तो ये तीनों का वज़न मिला करके क्या एक एटॉमिक मास बनता है? नहीं। यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रॉन को देखते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो नेग्लिजिबल, बहुत ही कम होता है। जैसा कि थैला का मैंने कहा वज़न नेग्लिजिबल है, उस तरह इलेक्ट्रॉन का भी वज़न जो होता है नेग्लिजिबल, इतना थोड़ा कि उसे हम लोग कंसिडरेशन में लेते ही नहीं है। तो ये तो भाई एलिमिनेट हो गया वज़न के मामले में। बचा कौन? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये दो चीज़ है जो हमें उस एटम का वज़न कैलकुलेट करके देगा। सो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब हम लोग ऐडअप करेंगे, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कंबाइनली है, तो इस एटम का जो मास होगा उसे हम लोग 7 यूनिट्स करके के बताएंगे, 7 यूनिट्स। लेकिन जिस तरह हम थैले घर लेके आए, तो वहाँ पर 5 किलोग्राम हमने जोड़ा, 5 यूनिट्स तो नहीं कहा, 5 किलोग्राम जो जोड़ा, एटम के लिए भी मास का एक यूनिट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मास डिराइव कहाँ से होता है ये देखते हैं। तो एटम को मेजर करने के लिए हमें एक यूनिट चाहिए था। अब यूनिट के तौर पर हम क्या लेते? ग्राम, किलोग्राम तो नहीं ले सकते भाई, वो तो बड़ी चीज़ों के लिए लेते हैं। अगर हमारे पास सब्ज़ी वगैरह ऐसे कुछ हो तो किलोग्राम तक हम लोग मेजर करेंगे, उससे ऊपर जाएंगे तो क्विंटल, टन, ये सब तो है ही। छोटे में क्या है हमारे पास? एटम तो भाई हमने बताया कि द टाइनीएस्ट पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल होता है, उसको हमें मेजर करना है। उसको मेजर करने के लिए एक यूनिट बनाया गया, दैट इज़ वन नहीं, AMU। वन बाद में हम लोग समझेंगे क्या है। और आजकल जैसे हम लोग लिखते हैं यूनिफाइड मास, AMU को छोटा करके यूनिफाइड मास भी हम लोग बोल सकते हैं। होता क्या है ये यूनिफाइड मास? ये जो हम लोग अगर लिखते हैं AMU या U लिखते हैं, तो ये डेरिवेशन आया कहाँ से? इसके लिए तो एक स्टैंडर्ड होता है ना, कि अगर हम लोग बोलेंगे कि 1 किलोग्राम,
तो हमें पता है कि मार्केट में जो बटखरा मिलता है, मतलब जो वेट मिलता है आयरन वेट 1 kg, उसका साइज़ पता है, वो पता है डायमेंशंस में कैसे, उसका वज़न ऑलमोस्ट हमने कभी ना कभी तो छुआ होगा, नहीं छुआ तो 1 kg के आसपास कोई सामान तो हमने उठाया होगा, उसका मास हमें पता है। तो एक स्टैंडर्ड चाहिए था हमें ये यूनिट को बनाने के लिए। तो भाई इसके जगह क्या ईंट रखते, पत्थर रखते या वही वेट को रखते, तो वेट तो बहुत ज़्यादा हो जाता। कम करके हमें बताना था, तो आसान चीज़ नहीं है। इसे समझने के लिए हमने क्या किया, हाइड्रोजन के एक एटम को लिया और उस हाइड्रोजन के एक एटम को हमने स्टैंडर्ड यूज़ किया। जिस तरह सब्ज़ी तोलने के लिए हमने 1 किलोग्राम या 2 किलोग्राम या 5 किलोग्राम का बटखरा यूज़ किया। लीजिए एक तराजू बना देता हूँ। यहाँ पर हमने वेट्स रखा और यहाँ पर सब्जियाँ रखी है, आलू प्याज जो भी हो सकता है। तो ये वेट्स जो है लोहे के, इसके जगह हमने कुछ रखना था ताकि दूसरे एटम का मास कैलकुलेट किया जा सके। तो ये लोहे के बटखरों को रिप्लेस करने के लिए हमने एक हाइड्रोजन एटम लिया। हाइड्रोजन इज़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो उसे हमने जब लिया तो जो स्टैंडर्ड उससे लेने पर जो बैलेंसिंग यूनिट आ रहा था, यानी कि जो दूसरे एलिमेंट्स के एटम का मास निकल रहा था, दैट वाज इन फ्रैक्शन डेसिमल। दैट वाज वेरी कन्फ्यूजिंग। फ्रैक्शन में आ रहा था, डेसिमल में आ रहा था, तो बहुत ज़्यादा वो कन्फ्यूजिंग लग रहा था, हमें सही एक स्टैंडर्ड नहीं मिल रहा था। तो हाइड्रोजन को छोड़ करके हमने दूसरे एटम में गए, ऑक्सीजन गया, वहाँ पर भी यही सेम प्रॉब्लम। ढूंढते ढूंढते घूमते फिरते हम कहाँ आके रुके, एक कार्बन एटम में। कार्बन एटम एक होता है जिसको लेने पर जो मास आ रही थी दैट वाज नियरेस्ट, और बोल सकते हैं होल नंबर में आ रहा था, जो सबसे एक्यूरेट हमें मिल रहा था बाकी सारे एलिमेंट्स के कंपैरिजन में, दैट वाज अ कार्बन एटम। तो हमने हाइड्रोजन को छोड़ करके कार्बन को ले लिया। अब कार्बन के क्या पूरे एटम को नहीं, हमने उसके हिस्से किए, जैसे पिज़्ज़ा के हिस्से करते हैं। एक पिज़्ज़ा को हमने जैसे काटा वैसे इसको हिस्सा किया। तो इसके टोटल हमने कितने हिस्से किए, 12 पार्ट्स, 12 इक्वल पार्ट्स। यहाँ 12 नहीं है लेकिन 12 इक्वल पार्ट्स हमने किया रियलिटी में। और 12 इक्वल पार्ट्स के जो एक पार्ट हुआ, यानी कि 1/12 पार्ट, उसको हमने स्टैंडर्ड लिया। तो बटखरा में क्या है, इस वेट के जगह में एक कार्बन का पार्ट, एक कार्बन एटम का पार्ट, उसके मास के कंपैरिजन में हमने बाकी सारे एटम्स का मास कैलकुलेट किया और हमें वो नियरेस्ट होल नंबर में मिला। होल नंबर में ही मिला हमें, 2, 3, 4 ऐसे नंबर्स में, फ्रैक्शन और डेसिमल में नहीं। तो भैया तो हो गया। तो यूनिफाइड मास जो हमने लिखा था पहले, ये U लिखा था, ये कितना हुआ, ये 1/12 एटम का जो मास था, इसी को हमने 1U और AMU बताया। अभी भी हम लोग जो 1U 1AMU जो है यहाँ पर, इसको अब केजी में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा भाई, जब केजी में कन्वर्ट करें तो ये यूनिट जो होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -27 kg। बाप रे, बहुत ही कम। केजी में लिखते हैं तो -27, यानी कि 0.0027 टाइम्स, बहुत ही ज़्यादा थोड़ा हो जाएगा ये, ठीक है। तो सिंपल रखते हैं, 1U से हम लोग समझते हैं। ये यूनिट भी जान करके रखेंगे, एग्ज़ाम में आ सकता है कि 1 यूनिफाइड मास कितना होता है, 1.67 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -27 kg। सो ये हो गया एक स्टैंडर्ड, किस तरह से हमने स्टैंडर्ड लिया, कार्बन आटम को किस तरह से चूज़ किया, कार्बन आटम के क्या हिस्से को हमने लिया और उसका वज़न केजी में कितना होता है। अब जो हम लोग टॉपिक में मूव करेंगे, ये तो स्टैंडर्ड हमने सेट कर लिया, अब एक और टॉपिक में आता है, एटॉमिक मास के बारे में समझ गया। उससे पहले एक एग्जांपल को देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में मूव करने के बाद। पहले एक फ्लोरीन एटम के मास को देखेंगे हम लोग। कोई भी एलिमेंट ले सकता था, मैंने यहाँ पर फ्लोरीन सेलेक्ट किया है, आप बुक में देख सकते हो, और भी बहुत सारे एग्जांपल होगी, ठीक है। तो हैंड राइटिंग क्लियर नहीं होगा, आपको इमेज में प्रोवाइड करता रहूँगा।
फ्लोरीन एटम को जब हम लोग यहाँ बनाते हैं, ये हो गया उसका न्यूक्लियस, ये उसका शेल। तो टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसको मैंने इस तरह से अरेंज किया। अब ये अरेंजमेंट क्या होता है, कैसे होता है, और इसे हम समझने के लिए वैलेंसी कैसे डिराइव होता है वो हम लोग समझेंगे। वैलेंसी क्या होता है इसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, इसके बाद वो आ जाएगा, तो आप वहाँ पर जाकर इसको समझ सकते हैं क्या होता है। फिलहाल इसमें फोकस करते हैं फ्लोरीन एटम का। यहाँ पर हम लोग मास को निकालने के लिए एटॉमिक मास निकालते हैं इसका। तो हम यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड वी नो दैट जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक एटम में उतने ही प्रोटॉन्स भी होते हैं। तो 9 इलेक्ट्रॉन्स तो 9 प्रोटॉन। ना फ्लोरीन मैंने क्यों लिया, क्योंकि इसमें जो एटॉमिक मास हमने जैसे कहा था, अभी एटॉमिक मास डिस्कस कर रहे थे कि जितना भी उसके अंदर मास जो होता है एक एटम का, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से डिराइव होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को काउंट नहीं करते। तो हमने वहाँ देखा था यूनिट्स हमने दिया था, यूनिट्स को फिर हमने देखा कि एक्चुअली में क्या यूनिट्स होते हैं, तो यूनिफाइड मास यू हमने लिखा। ना यहाँ पर फ्लोरीन का जब एग्जांपल लेते हैं तो 9 प्रोटॉन्स होते हैं, और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो 9 नहीं बल्कि 10 होते हैं, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स। तो इसका जो मास आएगा वो कितना आएगा, 19 यूनिट्स, और यूनिफाइड मास हम लोग लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग किसी भी एलिमेंट का हम लोग एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, हमें उसका मास मिल जाएगा। ठीक, आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया हो। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। आज का ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। कहीं पर भी आपको कोई डाउट रहे या कुछ नहीं समझ में आए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में जा कर के बताइएगा। आप हमें वहाँ पर लिख सकते हैं, हम आपको वहाँ पर आपका डाउट क्लियर कर सकते हैं, या उसके ऊपर में कुछ अगर आपको नहीं समझ में आया एक और वीडियो हम बना सकते हैं। सो कमिंग टू आवर लास्ट टॉपिक, आज जो हम समझेंगे यहाँ लास्ट में, दैट इज़ व्हाट इज़ एन आयन। ये एक क्वेश्चन है, आयन क्या होता है। तो आयन को जब हम लोग समझते हैं तो आयन को हम लोग सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो बोल सकते हैं इट इज़ एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम कंटेनिंग अ चार्ज। एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम दैट कंटेन्स चार्ज। चार्ज क्या होगा, चार्ज 2 ही तरह का होता है नीचे, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक, इसे एक डायग्राम से हम लोग फिर से समझेंगे। ये एक एटम का स्ट्रक्चर मैंने फिर से बनाया, और यहाँ मैंने इलेक्ट्रॉन्स को बनाया। तो एक एटम के अंदर 2 तरह का चार्ज होता है, तो किस में होता है, इलेक्ट्रॉन्स में दैट इज़ नेगेटिव, दूसरा प्रोटॉन्स में पॉजिटिव। न्यूट्रॉन्स जो रहते हैं, न्यूट्रॉन्स आर डोंट कंटेन एनी चार्ज, दे आर न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं होता इनमें, न्यूट्रल। एक एटम में कैसा चार्ज होता है फिर, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दे रहे, थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा। एक एटम में हमने जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जितना प्रोटॉन्स होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स होता है, यानी कि इसमें अगर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 10 प्रोटॉन भी होंगे, 10 नेगेटिव 10 पॉजिटिव, ये आपस में कैंसिल हो गया, ये दोनों बचा क्या, 0 0। चार्ज क्या हुआ, कुछ नहीं, न्यूट्रल। तो आयन का फिर क्या काम हुआ, कहाँ आयन मिलेगा हमें, कैसे चार्ज होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक एलिमेंट दूसरे से बॉन्ड बनाने के वक्त, बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड जेम्स बॉन्ड नहीं, बॉन्ड हो गया हमारा जब एक एलिमेंट कंपाउंड क्रिएट करने के लिए दूसरे एलिमेंट से जब जुड़ता है, तो वो जोड़ने का एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस कैसे होगा, हम लोग जैसे कि 2 चीज़ों को जोड़ने के लिए फेविकॉल का इस्तेमाल करते हैं, सेलो टेप का इस्तेमाल करते हैं। 2 एलिमेंट जुड़ने के लिए क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, या एक इलेक्ट्रॉन को भेज देता है दूसरी जगह।
क्या ऐसा होता है कि दूसरे जगह का एक इलेक्ट्रॉन को वो ले लेता है, लूजिंग, गेनिंग और शेयरिंग, यही 3 तरीके से बॉन्ड बन सकता है। तो आयन यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी बॉन्ड बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जो होता है अपने शेल से बाहर चला जाता है, लूजिंग हो गया, तो वहीं कहीं पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, गेन भी हो रहा है बॉन्ड बनने के लिए, कोई इलेक्ट्रॉन को ले रहा है अंदर। या कभी कभी हम लोग खास करके कार्बन के केस में 10th में एक चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वहाँ लोग देख सकते हैं कि कार्बन अपने कंपाउंड्स बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। खैर उसमें बाद में आएंगे, फोकस करते हैं आयन में। तो मान लीजिए कि एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, लूज़ करता है, तो इसमें अगर 10 नेगेटिव चार्ज थे और 10 पॉजिटिव चार्ज थे, एक चला गया नेगेटिव, कितना बचा, 9, प्लस ज़्यादा माइनस कम, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, पॉजिटिवली चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज वाले एटम को हम लोग क्या कहते हैं, कैट आयंस, जो टॉपिक है हमारा। तो ये है, यहीं पर ऐसा केस में ही हमें चार्ज दिखता है। अब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन गया वहाँ पर क्या हो रहा था, वहाँ पर भी मान लेते हैं अगर 10 इलेक्ट्रॉन थे और 10 प्रोटॉन थे, एक आ गया, एक मेहमान आया, तो 10 से क्या हो गया, 11 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, पॉजिटिव कम हो गया। तो वो इलेक्ट्रॉन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज़ करके वहाँ जाके गेन होता है, दैट विल बी नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिव चार्ज मतलब वो एनायंस कहलाएगा, ये कैटायंस वो एनायंस। तो यही होता है आयंस, जहाँ पर वो होता है एनायन विद अ चार्ज, या तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा या तो नेगेटिव चार्ज रहेगा। आयन क्या होता है, एक एटम जिसमें चार्ज होता है, और यही 2 तरह के आयंस होते हैं, कैटायंस एंड एनायंस, जिनमें चार्ज होता है। आई होप आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया हो। कहीं पर भी अगर आपको डाउट लगा हो या कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। ठीक है, थैंक यू।